स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी। अभी मैं मौजूद हूं बाल निकेतन रेलवे फाटक पर और 0B ये जो क्रॉसिंग है यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से फाटक बंद है और फाटक के दोनों ही तरफ इस तरीके की आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, जहां पर फाटक बंद होने की वजह से जो लोग होते हैं उनको काफ़ी मुशक्क़तों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से जब कई ट्रेनों की क्रॉसिंग कई दफ़ा हो जाती है और ऐसे में लोगों को इस जाम में, इस भीड़ में फंसे रहना पड़ता है, फाटक देर तक बंद रह जाता है और कई ट्रेनों की क्रॉसिंग कई दफ़ा ऐसे में हो जाती है। इसके बाद लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ता है और जाम की वजह से लोगों को काफ़ी देर हो जाती है। तमाम कामों से लोग निकलते हैं और जिन भी जगहों पर लोगों को पहुंचना होता है वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना ऐसे में करना पड़ता है। और इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे जनपद वासियों के लिए अब बेहद राहत भरी खबर आई 2023 में, जब बाल निकेतन के इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। अब मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको, जहां पर दिखाऊंगा वो तस्वीरें किस तरीके से यहां पर बनने वाले फ्लाईओवर का काम चल रहा है और कितना काम आखिर हुआ अब तक। आइए दिखाते हैं। अगर ये तस्वीरें अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बनने वाले ओवरब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है और किस तरीके से आप देखेंगे कि जो रास्ता है वहाँ पर किस तरीके से आपको मिट्टी नज़र आ रही है। यहाँ पर इसी वजह से इस तरीके की स्थिति, आपको ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो ओवरब्रिज यहाँ पर बनने वाला है उसका काम तेज़ी के साथ चल रहा है। हालांकि अभी लोगों को काफ़ी दिक्कत और मुशक्क़त का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस काम की वजह से भी लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, रास्ता बाधित है। और किस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके के काम होते हैं तो रास्ता जाहिर सी बात है प्रभावित होगा और ऐसे में लोगों को थोड़ी मुशक्क़तों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में बड़ी राहत भी लोगों को मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये मशीन मौजूद है और इस तरीके की तमाम मशीनों के द्वारा जो ओवरब्रिज का निर्माण कार्य है वो चल रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस प्रकार से जो दो पिलर्स जो हैं उसके लिए जो सरिया और तमाम उसका जो फाउंडेशन बनना था वो उन तमाम चीज़ों का कार्य चल रहा है और किस तरीके से लगातार तेज़ी से चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये काम होने में लगभग अब से 2 वर्ष का समय लग सकता है और 2 वर्ष के बाद ये जो ब्रिज बन रहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा संभवतः। और इसके बाद जो जिस तरीके की मुशक्क़त और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है उससे निजात मिलेगी। तो ये है बाल निकेतन पर बनने वाले 0B पर बनने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य जो चल रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं और अभी कहाँ तक पहुँचा निर्माण कार्य वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक पिलर जो है उसकी ढलाई का भी काम शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ दूसरे पिलर की ढलाई का काम शुरू होने वाला है, सरिया लग चुकी है और इसका फाउंडेशन जो तमाम जो चीज़ें होनी हैं, जो प्रक्रियाएं होनी हैं वो चल रही हैं और तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और अगर प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग 2 वर्ष बाद ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जनपद वासियों को इस जाम से नहीं जूझना पड़ेगा और लोगों को जब रेलवे फाटक क्रॉस करना होता है, जिस तरीके से कई बार कई ट्रेनों की क्रॉसिंग हो जाती है और एक लंबे वक्त का इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है, जिसके बाद लंबा जाम भी लग जाता है, जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान होने वाला है और अब मैं सीधे आप लोगों को मिलवाऊंगा उस जन नेता से, मऊ के उस हीरो से जो इतनी बड़ी समस्या का जिस व्यक्ति की वजह से निदान हुआ, समाधान हुआ और किस तरीके से कितनी मुशक्क़तों के बाद देव प्रकाश राय ने इस पुल के लिए स्वीकृति दिलाई और किस तरीके से अब 99 करोड़ 88 लाख की लागत से ये ब्रिज बन रहा है। और ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये तीसरे पिलर के लिए ये जो गड्ढा बनाया गया है और यहाँ पर तीसरे पिलर के निर्माण का कार्य चल रहा है और तेज़ी के साथ इस ओवरब्रिज का काम चल रहा है। और आपको मैं बता दूं रोडवेज़ की तरफ से, हिंदी भवन की तरफ से ओवरब्रिज की शुरुआत होगी और 4 लेन
ओवरब्रिज यहाँ से उठेगा और फिर वो बढ़कर जब फाटक उस पार यानी सिंधी कॉलोनी की तरफ जाएगा तो वहाँ पर कृष्णा टाकीज़ के पास एक लेन यानी डबल लेन उतरेगी और 2 लेन बंधे की तरफ चली जाएगी और ढेकुलिया घाट की तरफ से आने वाले लोग उस ब्रिज पर उस तरफ से चढ़ेंगे और दूसरी जो 2 लेन होगी वो मार्केट में उतरेगी और कृष्णा टाकीज़ के पास उतरेगी। ऐसे में लगभग 296 निर्माण इससे प्रभावित होंगे जिन्हें तोड़ा जाएगा। ऐसे में जिन लोगों की निजी ज़मीनों पर निर्माण होगा उन्हें तो मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन जो सरकारी ज़मीनों पर निर्माण होंगे ऐसे में उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है। आपके लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद अब बाल निकेतन पे ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है, तेज़ी से चल रहा है। इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं, किस तरीके से प्रारंभ हुआ, कितनी दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ा और कब तक बन के तैयार होगा ये ब्रिज और कैसा बन के तैयार होगा? सन 2015 में वैभव श्रीवास्तव जी डीएम थे मऊ के, तो उनको मैंने दरखास्त दिया कि ये मऊ की बड़ी समस्या है, इसका निदान कराया जाए, यहाँ जो है अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया जाए। तो उन्होंने जो है उस पर जो है बैठक कराया, लेकिन वो बैठक जो है निर्णय की स्थिति में रही और बैठक के मतलब बैठक में भी निर्णय पूरा नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने सहमति के लिए शासन को भेजा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति पत्र जारी नहीं किया, तो इसलिए वो जो है मामला रुका रहा। फिर जो है मैं आरटीआई लगाया जो है महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में कि क्यों ये 0B पर पुल नहीं बन पा रहा है या मतलब अंडरपास नहीं बन पा रहा है। तो वहाँ से मुझे लिख करके मिला कि जिला प्रशासन अब प्रदेश सरकार द्वारा सहमति पत्र जारी न किए जाने के कारण ये 0B ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। और फिर उसी को मैंने जो है लेकर के कागज़ यहाँ जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवृत्ति लिया और वो कागज़ लिया जो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने लिख कर दिया था, मैं लेकर सब गया हाई कोर्ट और 18 में जो है 4/5/18 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच चीफ जस्टिस DB भोसले साहब और सुमित कुमार साहब की खंडपीठ ने जो है 4/5/18 को ऑर्डर दिया कि DM मऊ और DRO वाराणसी संयुक्त बैठक करके निर्णय लें कि वहाँ कैसे मैंने पुल बनेगा, ओवरब्रिज अंडरपास क्या बनेगा, ये निर्णय लें। तो फिर 26/6/18 को मऊ DM के यहाँ बैठक हुई और उसमें DRO वाराणसी भी थे और सारे विभाग के अधिकारी थे। उसमें निर्णय हो गया कि वहाँ फ्लाईओवर बनेगा और तब जो है उसके बाद जो है DM ने फिर 21/7/18 को 21 जुलाई 18 को DM ने लिखा शासन को कि प्रमुख सचिव लोक निर्माण को लिखा कि यहाँ जो है इसकी लागत जो है 95 करोड़ करीब आएगी और 296 लोग जो हैं जो जिनकी जो बनाए हैं घर वो उसमें कुछ अतिक्रमणी हैं और कुछ मतलब इस तरह, तो उसको निर्धारित दूरी में चौड़ा करना पड़ेगा। जैसे 10 मीटर चौड़ी सड़क थी वहाँ और 18 मीटर चाहिए थी, तो DM ने लिखा कि 18 मीटर चौड़ाई में चाहिए और इसमें जो है 10 मीटर मौके पर है सेतु निगम की रिपोर्ट के हिसाब से, तो 8 मीटर के लिए जो है लोगों को हटाने की अनुमति दी जाए। तो फिर 2 साल तक जो है मैंने 21/7/18 को DM ने लिखा था, 2 साल तक उस करीब शासन में पड़ा रह गया, सहमति पत्र जारी नहीं हो पाया। फिर जो है मतलब फरवरी 2020 में कोर्ट में तारीख थी हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या हो रहा है, उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो ये हुआ कि नहीं अभी साहब कुछ हुआ नहीं, अभी तो सहमति पत्र जारी नहीं हुआ। तो फिर बहुत नाराज़ हुई अदालत के नाराज़ होने पर जो है जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, एक भी कार्यालय नहीं खुलते थे, लोगों का आना जाना बंद था, कोर्ट की डांट के चलते जो उस अवधि में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और उस वित्त विभाग में पत्रावली गई कि इसकी वित्तीय सहमति दी जाए। फिर वित्तीय सहमति लेकर के फिर लोक निर्माण के प्रमुख सचिव ने सहमति पत्र जारी किया महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के पक्ष में कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम बनाना चाहते हैं इस पुल को और आप जो है इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। फिर जो है तभी से जो है वो उसकी प्रक्रिया बढ़ी, फिर सेतु निगम ने एस्टिमेट वगैरह बनाना शुरू किया और जब बन के गया तो उसमें लगातार विरोध होता रहा। विरोध इस बात का था कि भाई जिन लोगों का मकान है या कुछ टूटना टाटना है तो वो लोग प्रभावित, तो जो निजी ज़मीन में है तो उनको तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो सरकार की ज़मीन में बनाए हैं उनके लिए दिक्कत है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि जिनका भी टूटे उनको अगर मुआवजा मिल जाता है तो हमको क्या है, अगर सरकार कुछ देना चाहे तो जिसका भी नुकसान हो रहा है उसको दे। और भाई सबकी खुशहाली की बात ध्यान में रखनी है। अगर किसी ने बना रखा है, सरकार ने बनाने दिया, किसी समय सरकार नहीं बनाने दिया, नहीं तो बनता नहीं,
तो बन गया, अगर सरकार दे रही है तो उनको भी कुछ दे दे, उनका भी उनकी भी आस पूछी जाए थी ना। और वो पुल जो है, पुल का तो काम शुरू हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि जिनका भी नुकसान हो उनको सरकार दे, और यही है। कब तक बनकर तैयार होगा ये ब्रिज, क्या लगता है, और जिस तरीके से काम चल रहा है? ये मैं काम तो तेजी से चल रहा है। मैं आजमगढ़ के जो सेतु निगम के इंजीनियर साहब हैं, प्रोजेक्ट अफसर, उनसे मैंने बात किया था तो बताया उन्होंने कि 2 साल करीब लगेंगे। 2 साल में पुल तैयार हो जाएगा, और काम में तो चल रहा है, काम चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि काम ठीक है, तेजी चल रहा है जी। तो किस तरीके का बन के तैयार होगा, कितनी तरफ? ये हिंदी भवन की तरफ से उठेगा, रोडेज की तरफ से। हाँ। और हिंदी भवन से उठ करके जो है ये इसकी चौड़ाई जो है 15 मीटर चौड़ाई होगी, 4 लेन में। हाँ। 4 लेन में हिंदी भवन की तरफ से उठेगा, फिर क्रॉसिंग के पास आकर के जो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अच्छा। 7.5 मीटर का एक हिस्सा जो है ढेकुलिया घाट पर आकर के उतरेगा, और एक 7.5 मीटर का चौड़ा हिस्सा जो है वो आकर के कृष्णा टागी के आगे जो है ये उतरेगा। मतलब इसकी 15 मीटर टोटल चौड़ाई होगी 4 लेन की, और 7.5 मीटर जो है रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है आकर के हो जाएगा। यानी सड़कें चौड़ी नहीं होनी पड़ेंगी शहर के अंदर? नहीं, सड़कें तो जैसे 15 मीटर तो सड़क है नहीं, सड़क तो पतली है। जो पिलर बनेंगे उनके किनारे सड़क पर भी बनेगी, उधर ढेकुलिया घाट की तरफ भी बनेगी और बाजार में भी बनेगी। दोनों तरफ पिलरों के दोनों तरफ सड़क रहेगी, तभी तो नीचे से लोग आएंगे जाएंगे। ऊपर से आने जाने के लिए तो पुल बन रहा है, लेकिन नीचे से जो है उसके किनारे किनारे दोनों किनारों पर सड़क रहेगी, जिससे लोग ढेकुलिया घाट से होकर कोपा की तरफ बाजार में जो जाएंगे तो अंदर बाजार में जाएंगे तो उनके लिए उसी की ज़रूरत है। तो नीचे से भी सड़क रहेगी, और ऊपर से फ्लाईओवर रहेगा, जिससे जाकर के लोग घूम करके चले जाएंगे रोडवेज की तरफ जी।